चलिए जी, वेलकम बैक। अब जो आपकी नेक्स्ट अमेंडमेंट है दैट इज सेक्शन 50 की अमेंडमेंट विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। सेक्शन 50 इंटरेस्ट प्रोविजन लेट डाउन करता है, बट बेटा सेक्शन 50 में जो थी एक बहुत बड़ी कमी थी, सुनिएगा जरा ध्यान से। जीएसटी में अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया और वो आईटीसी लेटर ऑन वो रिवर्स करता है खुद से या फिर ऑफिसर उससे उस आईटीसी की रिकवरी करते हैं, तो उस आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी को लेकर के जीएसटी में क्लियर कट प्रोविजन जो थे वो लेट डाउन नहीं थे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आईटीसी तो वो वापस करेगा, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी उसको लेकर के काफी लिटिगेशन था। 18% पर एनम की रेट से होगी या फिर 24% पर एनम की रेट से होगी, उसको लेकर के काफी लिटिगेशन था। और होगी भी या नहीं होगी इस बात के भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो अराइज हो रहे थे। अब उन सभी डिस्प्यूट को एंड करते हुए सेक्शन 50 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी गई है। सेक्शन 50 में सबसेक्शन 3 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली क्लियर कट लिख दिया है कि आईटीसी रिवर्सर्स के ऊपर भी जो होगा असेसी को जो होगा वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और प्रोविजन ये कहते हैं कि आपको आईटीसी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट सिर्फ तभी देना होगा जब आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल्ड किया एंड यूटिलाइज कर लिया। सिर्फ रॉन्ग अवेलमेंट की वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर जो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है वो अल्टीमेटली आप यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब उससे अपनी लायबिलिटी सेटअप करके गवर्नमेंट को कैश कम पे करते हैं, देन ओनली आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जो होगा वो 18% पर एनम का आप पे करेंगे। और इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो इंटरेस्ट आप पे करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिपेमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिपेमेंट। अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट वो कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग रूल बनाया है और उसमें उन्होंने बताया है आपने आईटीसी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया उसके हिसाब से डेट अलग अलग तरीके से निकाली जाएगी। अगर आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी जो आप रिटर्न में दे रहे हैं उसके लिए, देन इन दैट सिचुएशन जो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ली जाएगी वो ली जाएगी जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी या उस रिटर्न की जो ड्यू डेट थी विच एवर इज अर्लियर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने आईटीसी का यूटिलाइजेशन किया अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी रिटर्न में जो दे रहे हैं उसके लिए नहीं, और कोई लायबिलिटी जो आप किसी और तरीके से लाइक जीएसटी डीआरसी 03 से जो आप दे रहे हो उसके लिए, देन इन दैट सिचुएशन डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी जिस दिन आपने यूटिलाइज करते हुए डीआरसी 03 फाइल किया और आपके ई क्रेडिट लेजर में डेबिट हुआ। इस तरीके से डेट ऑफ यूटिलाइजेशन निकाली जाएगी और फिर जब तक आपने उस आईटीसी का रिपेमेंट नहीं किया उस पीरियड के लिए आपको 18% पर एनम जो होगा उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा जी, ये थी इसकी समरी वर्जन। लेकिन ये अमेंडमेंट क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट है और टेक्निकल भी है अगर लीगल लैंग्वेज से पढ़ी जाए, तो इसलिए मैं आपका इसके साथ बहुत ही डिटेल डिस्कशन करूंगा, जिसको आप आगे जो लेक्चर में दे रहा हूं उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। चलिए जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आपके साथ सेक्शन 50 की अमेंडमेंट। बेटा ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 50 की, आपकी सभी अमेंडमेंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है एंड आप 100% अपने एग्जामिनेशन में इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसे प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको रिकलेक्ट करा रहा हूं कि सेक्शन 50 में इंटरेस्ट को लेकर के क्या प्रोविजन अमेंडमेंट से पहले थे, फिर उसके साथ हम अमेंडमेंट को जो होगा वो लिंक करेंगे। तो अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 50 में हमारे पास 3 सबसेक्शन हुआ करते थे, जिसमें से सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2 ये लेट डाउन करते थे इंटरेस्ट के प्रोविजन। ये बात करते थे इंटरेस्ट लायबिलिटी एज टू द टैक्स ड्यूज। ये कहते थे कि जीएसटी के लॉ में कोई पर्सन है जिसकी एक टैक्स लायबिलिटी बनती है कि उसे गवर्नमेंट को देनी है और ड्यू डेट बताई गई है, पर वो ड्यू डेट पर ना देकर के बिलेटेड डिस्चार्ज करता है, तो जितना डिले उसके एंड पर रहा, जितना डिले उसके एंड पर इन्वॉल्व रहा, उस डिले के लिए वो गवर्नमेंट को जो होगा वो कंपनसेटरी इंटरेस्ट पे करेगा और वो जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। और इन सेक्शन में यह कहा गया था कि इंटरेस्ट जो होगा वो नोटिफाइड रेट से लगाया जाएगा जो कि 18% पर एनम से ज्यादा की नहीं होगी, और गवर्नमेंट ने एक्चुअल में जो रेट नोटिफाई कर रखी थी वो 18% पर एनम ही कर रखी थी। तो अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो भी व्यक्ति बिलेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करते थे वो इन सबसेक्शन के हिसाब से 18% पर एनम की इंटरेस्ट गवर्नमेंट को साथ में देते थे। अच्छा, 50 सबसेक्शन 3 जो था वो बात करता था अबाउट इंटरेस्ट ऑन आईटीसी। इसमें यह कहा गया था अगर किसी पर्सन ने एक्सेस या अनड्यू आईटीसी क्लेम किया, एक्सेस या अनड्यू आईटीसी क्लेम किया, देन उस एक्सेस या अनड्यू आईटीसी को जब पे बैक किया जाएगा तो उस आईटीसी के साथ इंटरेस्ट जो होगा वो भी लिया जाएगा और अगेन इंटरेस्ट
नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया जाएगा, लेकिन यहां पर यह लिखा हुआ था नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अब की बार जो होगी वो 24% पर एनम से ज्यादा की नहीं होगी, और गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम की हुई थी। अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से, 50 सबसेक्शन 1 and 2 वो टैक्स लायबिलिटी के डिफॉल्ट की बात करते थे, एंड 50 सबसेक्शन 3 वो आईटीसी रिलेटेड डिफॉल्ट पर इंटरेस्ट की बात करता था। अब इसमें आपको यह ध्यान में रखना है, जो अमेंडमेंट हुई है 50 सबसेक्शन 1 and 2 जो टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करते थे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, वो एज इट इज है प्रोविजन। अमेंडमेंट हुई है 50 सबसेक्शन 3 में, एंड 50 सबसेक्शन 3 में कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट नहीं है, बड़ी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। 50 सबसेक्शन 3 जो हुआ करता था उसको डिलीट कर दिया गया है, एंड सब्स्टिट्यूशन में 50 सबसेक्शन 3 एंटायरली नई वर्डिंग में नई स्पिरिट के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, और क्यों किया गया है उसका एक रफ बात समझिएगा। 50 सबसेक्शन 3 इंटरेस्टिंगली जब अनड्यू या एक्सेस आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजन की बात करता था, तो इसमें एक बड़ी बारीक बात बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बात की गई थी उस आईटीसी की जो एक्सेस या अनड्यू है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4210, जो कि एक्सेस या अनड्यू है एज पर द प्रोविजन ऑफ 42 सबसेक्शन 10। प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां से आपको ग्रिप बनानी है। 50 सबसेक्शन 3 आईटीसी एक्सेस या अनड्यू क्लेम किया गया उसकी बात करता था, लेकिन यह बात करता था ओनली दैट विच इज एक्सेस और अनड्यू एज पर सेक्शन 4210। अच्छा, अब ये सेक्शन 42 क्या है, 4210 क्या है, तो आपको पता है 42, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, सेक्शन 42 में मैचिंग के प्रोविजंस थे जो कि जीएसटी के लॉ में शुरुआत में विजुलाइज किए गए थे, लेकिन वो कभी भी एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुए ही नहीं। आएगी बात आपको रिकलेक्शन में, सेक्शन 42 मैचिंग के बारे में बात करता था, बट वो प्रोविजन कभी भी पोर्टल पर इंप्लीमेंट हुए ही नहीं। कहने का मतलब जो 50 सबसेक्शन 3 एक्सेस अनड्यू आईटीसी एज पर 4210 का रेफरेंस दे रहा था, वो वाली सिचुएशन कभी प्रैक्टिकली आई ही नहीं थी, और क्योंकि 4210 ऑपरेशनल ही नहीं था, तो 50 सबसेक्शन 3 में दिए गए इंटरेस्ट के प्रोविजंस भी कभी ऑपरेशनल नहीं थे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल प्रोविजन बन के रह गए थे, रिडंडेंट प्रोविजन थे, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने क्या किया, इन प्रोविजन को जो है वो डिलीट कर दिया। अच्छा, अब अगली जरा बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा, इन प्रोविजन को तो इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई साहब आईटीसी के भी डिफॉल्ट करते तो हैं एसएससी। अब आईटीसी का डिफॉल्ट जो है वो हमेशा ये नहीं होता कि 42 के हिसाब से एक्सेस और अनड्यू लिया गया। आईटीसी तो आईटीसी के इतने सारे कंडीशंस है, किसी का भी डिफॉल्ट करते हुए गलत तरीके से लिया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी के इंटरेस्ट के प्रोविजन वो हमें लेट डाउन करने की जरूरत है। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 50 सबसेक्शन 3 में पहले आईटीसी के इंटरेस्ट के प्रोविजन थे, पर ये हर इन एलिजिबल आईटीसी के लिए नहीं थे, ये सिर्फ उस वाले आईटीसी के लिए थे जो कि एक्सेस और अनड्यू था अंडर सेक्शन 4210। अगर आपका आईटीसी एक्सेस या अनड्यू लिया गया है अंडर अदर प्रोविजन लाइक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 17, तो उसके रिलेशन में सरप्राइजिंगली 53 एप्लीकेबल नहीं था, और कहीं और भी इंटरेस्ट के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे। ये बात आपको चौंका सकती है, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने 50 सबसेक्शन 3 की लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी रखी थी आईटीसी अनड्यू एज पर 4210। आईटीसी एक्सेस अनड्यू एज पर एनी अदर प्रोविजन उसके लिए ये नहीं था, और ना ही कोई और इंटरेस्ट के प्रोविजन थे। अब प्रैक्टिकली होता क्या था, कोई भी अगर गलत आईटीसी लेता था तो ऑफिसर पकड़ के 50 सबसेक्शन 3 लगा देता था, विदाउट एप्रिशिएटिंग दैट कि 50 सबसेक्शन 3 तो सिर्फ उन केसेस के लिए बना हुआ है जहां आईटीसी एक्सेस या अनड्यू है एज पर 4210, नॉट व्हेन इट इज एक्सेस और अनड्यू एज पर अदर प्रोविजन। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, और ऑफिसर तो अपना यहीं पर लगा देते थे। बहुत सारे असेसिस ने इसको चैलेंज किया कि 50 सबसेक्शन 3 हर आईटीसी के डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में लग ही नहीं सकता, आप हमसे 24% का इंटरेस्ट डिमांड ही नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी तो बड़ी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। अच्छा, ये बात आपको साथ में अप्रिशिएट करा देता हूं, वैसे तो एसएससी अगर चाहते तो ग्राउंड ये भी दे सकते थे कि आईटीसी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट के कोई प्रोविजन ही नहीं है, आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए।
बट ऐसे कोई आर्गुमेंट एसएससी देते नहीं थे, बिकॉज मेरे ख्याल से शायद लॉजिकली उन्हें भी लगता था कि अगर वो ऐसा आर्गुमेंट देंगे कि मैंने आईटीसी गलत लिया लेकिन मैं उस पर जब पे बैक करूंगा तो इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो कोर्ट में शायद वो बात जो होगी वो अपहेल्ड की नहीं जाएगी, बिकॉज कोर्ट लॉजिकल बेसिस पर ये बोलेगी भले ही लॉ में उस बात के प्रोविजन नहीं है, पर क्योंकि आपने आईटीसी रॉन्ग अवेल किया है, आपने गवर्नमेंट को नुकसान दिया है, तो आप जब गवर्नमेंट को पे बैक करेंगे तो कंपनसेशन इंटरेस्ट का तो जो है वो देना पड़ेगा। तो खैर एसएससी कभी भी इस बात पर नहीं लड़ते थे कि हमें जो होगा वो आईटीसी पर इंटरेस्ट नहीं देना, वो सिर्फ ये कहते थे 50 सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा, हम 24% नहीं देंगे, हम तो 18% का इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने खैर इन एनी केस 50 सबसेक्शन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और अब इसको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करते हुए इन्होंने ये लिखा है कि अब अगर कोई भी आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया, कोई भी आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया, वजह कुछ भी रही हो, चाहे वो सेक्शन 16 की कंडीशन का डिफॉल्ट हो, चाहे वो सेक्शन 17 की कंडीशंस का डिफॉल्ट हो, कोई भी आईटीसी अगर आपने रॉन्गली अवेल किया तो फिर उसके ऊपर जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो वो इंटरेस्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 से हैंडल किया जाएगा। अच्छा, जब गवर्नमेंट 50 सबसेक्शन 3 को हर आईटीसी के डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल बना रही थी, तो एक अच्छी बात उन्होंने ये और साथ में जो थी वो सोच ली कि जस्ट बिकॉज एक एसएससी ने आईटीसी गलत अवेल किया उस वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता। अगर उसने आईटीसी सिर्फ अभी अवेल किया, उसका यूज नहीं किया, तो फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता। क्यों? देखो बेटा, आप आईटीसी अवेल करके क्या करते हैं, आप उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को चोट कब पहुंचती है? आपके आईटीसी सिर्फ गलत लेने से नहीं पहुंचती, चोट तब पहुंचेगी जब आप उस गलत आईटीसी से यूटिलाइज करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी कैश में कम डिस्चार्ज करें। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आपने, मैं बोलूं आपने 10 करोड़ का गलत आईटीसी ले लिया, तो सिर्फ इस आईटीसी को लेने से आपने गवर्नमेंट को कोई चोट नहीं दी। गवर्नमेंट को नुकसान कब पहुंचा? जब आपने उस 10 करोड़ के आईटीसी से अपनी टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ करके कैश कम पे किया, तब गवर्नमेंट को चोट पहुंचेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अकॉर्डिंगली आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो होगी वो कब लेना चाहिए? सिर्फ अवेलमेंट पर नहीं, जब अवेल गलत किया गया, क्रेडिट यूटिलाइज भी हो गया। तो इस बात को इन्होंने एप्रिशिएट किया और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में इस बात को टेक केयर करते हुए कहा। और आज की डेट में जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 है वो क्लियरली बोलता है कि ये इंटरेस्ट लायबिलिटी तभी आएगी जब आपका आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड हो, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड हो। अच्छा, और यहां पर अगली सिग्निफिकेंट बात, 50 सबसेक्शन 3 आज की डेट में एवरी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी विच इज यूटिलाइज्ड आल्सो, उसके लिए इंटरेस्ट की बात करेगा। और इस सेक्शन ने बोला कि इस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा एट नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो 24% से ज्यादा की नहीं हो सकती। बट प्लीज ध्यान में रखिएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन में लिखा हुआ है 24% से ज्यादा की नहीं हो सकती, एक्चुअल में नोटिफाइड से लगेगा। और जो नोटिफाई की गई है वो गवर्नमेंट ने 18% पर एनम ही करी है, सो एज टू एंश्योर कि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। सो नेट क्रक्स, अभी तो मैंने बड़ी ब्रीफ में अमेंडमेंट बोली है, मैं सारे पहलू डिटेल में डिस्कस करूंगा। 50 सबसेक्शन 3 जो है, 50 सबसेक्शन 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है, जिसमें हर तरीके का गलत आईटीसी कवर होगा। लेकिन इंटरेस्ट की बात तब आएगी जब एसएससी ने उसे यूज भी कर दिया। इंटरेस्ट रेट जो है इसके ऊपर भी जो टैक्स के केस में आपसे टैक्स रेट लेते हैं वही रेट जो है प्रेजेंटली नोटिफाई की गई है। एंड इंफेसिस से, वैसे मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, बहुत सारी फैकल्टीज इसको गलत पढ़ा रही है कि आईटीसी के ऊपर 24% पर एनम की रेट है। आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, 24% पर एनम की रेट नहीं है। वो सेक्शन ने कहा था कि वो मैक्सिमम हो सकती है, एक्चुअल में नोटिफाइड होगी, और जो नोटिफाइड रेट एक्चुअल में गवर्नमेंट ने लगाई है वो 18% पर एनम ही लगाई है। इस 50 सबसेक्शन 3 पर अभी और भी मैं डिटेल में बात करूंगा। आपको इतनी बात मेरी समझ आई? चलिए, अच्छा, साथ में एक काम और जो किया गया है इंटरेस्ट को लेकर के, गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक रूल 88B भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। रूल 88B भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और रूल 88B जो है वो सेक्शन 50 में जो टैक्स लायबिलिटी रिलेटेड बातें हैं उसके रिलेशन में भी कुछ कहता है, और जो आईटीसी रिलेटेड है उसके रिलेशन में भी कुछ कहता है। तो एक बार के लिए पहले मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या अमेंडमेंट हुई है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेक्शन एज इट इज है।
Subsection 3 entirely substituted है so as to cover every default of ITC but only when it is utilized. And Rule 88B नया आया है जो कि दोनों के रिलेशन में कुछ बातें कर रहा है। और बेटा ये जो भी अमेंडमेंट हुई है ये सारी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है वो की गई है, मतलब जब से जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 तब से ये एप्लीकेबल कराई गई है। धीरे धीरे बातें और खुलेंगी, आप और बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके पास सबसे पहले सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2 की ही, जो कि टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, अच्छा अब टैक्स लायबिलिटी को लेकर के तो देखो इंटरेस्ट की बड़ी कॉमन सी बात है। आपको टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को एक ड्यू डेट पर देनी है, आप ड्यू डेट पर नहीं देते हो, लेट देते हो, तो गवर्नमेंट को आपने रेवेन्यू लेट दिया, तो लेट दिया तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट को कंपनसेटरी पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2 इसकी बात करते थे। अब जरा थोड़ा सा और डेप्थ में जाता हूं। अब बेटा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इस तरीके से ड्राफ्टेड था, यह कहता था जी टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो आपको दो सेपरेट केस बनाने हैं। पहला सिचुएशन आपको इसमें यह बनाना होता था कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की अपनी लायबिलिटी जो है वो इस ड्यू डेट पर जो है वो डिस्चार्ज करनी है। ध्यान से सुनिएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको अपने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की लायबिलिटी इस ड्यू डेट पर जो है वो डिस्चार्ज करनी है। अच्छा, और आप सभी लोग जानते हैं एक जीएसटी के लॉ में हमारे पास जो है वो ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होती है, वो जनरली क्या होती है, जनरली वो होती है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्योंकि आप टैक्स पेमेंट करते हैं अपनी रिटर्न के साथ। एंड जीएसटी के लॉ में लिखा हुआ है कि एज अ जनरल रूल इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब पर्सन करता क्या है, इस टैक्स पीरियड की टैक्स लायबिलिटी जो इसे ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करके डिस्चार्ज कर देनी थी वो ये लेट डिस्चार्ज करता है। ये क्या करता है, अपनी रिटर्न को बिलेटेड फाइल करता है और रिटर्न बिलेटेड फाइल करके बिलेटेड टैक्स पेमेंट के साथ अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करता है। तो अब इस केस में अगर आप रिकलेक्ट कर सकते हैं एंड आई श्योर आप रिकलेक्ट कर लेंगे, तो इस केस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ने बोला था अगर केस ये है कि एक पर्सन अपने एक टैक्स पीरियड की लायबिलिटी बिलेटेड दे रहा है, बिलेटेड कैसे, रिटर्न बिलेटेड फाइल करके बिलेटेड टैक्स पेमेंट हो रही है, और ये जो बिलेटेड रिटर्न की फाइलिंग है ये उसने सेक्शन 73 या 74 की कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद नहीं करी, उसने उससे पहले ही बिलेटेड रिटर्न से अपनी बिलेटेड टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करी है। तो उस केस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो ये कहता था आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो आपने इस रिटर्न में जो नेट टैक्स लायबिलिटी दैट इज जो कैश कंपोनेंट है जो आपने ई कैश लेजर से पे किया है उसके ऊपर ही आपको जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फिर से दोहराता हूं, आपने टैक्स लायबिलिटी लेट दी है, बट वो लेट किस सेंस में दी है कि इस पीरियड की लायबिलिटी आपको रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल करके ड्यू डेट पर देनी थी, बट आपने वो बिलेटेड रिटर्न दी, बिलेटेड टैक्स पेमेंट करी, और ये जो बिलेटेड रिटर्न दी ये खुद से दी है। 73 74 की कोई प्रोसीडिंग अभी तक आपके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं हुई है। तो जब आप इस तरीके से बिलेटेड वाले केस में होंगे तो लॉ ने ये बोला था आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो आपकी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी थी उसके ऊपर नहीं लिया जाएगा, रेदर देन ग्रॉस टैक्स में से आपने क्रेडिट सेट ऑफ करने के बाद कैश से जितना बिलेटेड पे किया, कैश कंपोनेंट जितना बिलेटेड पे किया उसके ऊपर जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 18% नोटिफाइड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी 50 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजो मैंने बोला, इस केस को अगर एक एक्सेप्शनल केस को छोड़ दे, अगर कोई एनी अदर केस है आपका बिलेटेड पेमेंट का, एनी अदर केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट, देन इन दैट सिचुएशन उस केस में जो आपके पास इंटरेस्ट लिया जाएगा वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर नहीं, आपकी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनती है,
आपने उसमें कितना क्रेडिट सेट ऑफ किया, कितना नहीं किया, मुझसे मतलब नहीं है। जो ग्रॉस टैक्स का अमाउंट बनता है, आपको उस ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर नोटिफाइड रेट विच इज 18%, उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। ये है हमारे पास सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एज इट इज है, जो पहले हुआ करता था। सिर्फ एक इस केस में कैश कंपोनेंट, नेट कैश लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता था। बाकी हर अदर केस में जहां भी लेट पेमेंट होती थी, वहां आपके ऊपर ग्रॉस टैक्स कंपोनेंट के ऊपर टैक्स लिया जाता था। मैं इन केस को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी अप्रैल महीने की टैक्स लायबिलिटी है, जो आपको अप्रैल की रिटर्न, लेट्स सपोज योर ड्यू डेट इज 20 मई, आपको अप्रैल महीने की टैक्स लायबिलिटी, अप्रैल महीने की रिटर्न 20 मई तक दे करके 20 मई तक टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए था। पर आप 20 मई को वो रिटर्न ना दे करके लेट्स सपोज 28 मई को रिटर्न देते हैं, तो आपने अप्रैल की टैक्स लायबिलिटी 28 मई को 8 दिन लेट डिस्चार्ज करी, तो उस 8 दिन के लिए आप इंटरेस्ट देंगे। पर इंटरेस्ट किस पर देंगे? उस रिटर्न में जो आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी थी उस पर नहीं, रेदर देन उस ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से जितना कैश कंपोनेंट था, सिर्फ आप उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी, मान लीजिए आपकी लायबिलिटी अप्रैल की थी, आपसे वो लायबिलिटी अप्रैल की रिटर्न में रिपोर्ट करनी रह गई, आप उसे आगे जाकर के जून की रिटर्न में रिपोर्ट करके पे करते हैं, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा ये इस एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, ये आपके मेन पार्ट में रहेगा और इसमें जो ग्रॉस टैक्स अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम महीने की टैक्स लायबिलिटी सेम महीने की रिटर्न में बिलेटेड पे करते हो तो प्रोविजो लगेगा, अदरवाइज प्रोविजो नहीं लगेगा। आर यू ओके विद दिस? तो अप्रैल की लायबिलिटी जून में पे हो रही है, आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिटर्न से पे ही नहीं कर रहे हैं, अप्रैल की टैक्स लायबिलिटी आपसे मिस हो गई, आप उसे आगे चल करके जैसे ही आपको पता चला मिड ऑफ द जून में पे कर रहे हैं और रिटर्न के थ्रू नहीं, आप जीएसटी डीआरसी 03 से जो है वो पे कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन एनी अदर केस, आपको ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जो होगा वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कभी आपने कोई टैक्स लायबिलिटी शॉर्ट पेड करी थी और ऑफिसर ने 73-74 में प्रोसीडिंग करी और प्रोसीडिंग करके डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट निकाला और अब आप उस टैक्स लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर केस, आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जो होगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूं सबको? तो 50 सबसेक्शन 1 में सिर्फ एक ये एक्सेप्शनल केस था कि जब आप अपनी खुद की सेल्फ असेस लायबिलिटी उसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की पे कर रहे हैं, सिर्फ बिलेटेड रिटर्न से पे कर रहे हैं, तो नेट पढ़ लेंगे, बाकी सभी केसेस में ग्रॉस पढ़ लेंगे। ये हमारे पास था सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। फिर उसके बाद 50 सबसेक्शन 2, इसमें यह कहा गया था कि जितनी डिले इन्वॉल्व रही है उतना पीरियड के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितनी डिले इन्वॉल्व रही है उतने पीरियड के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई साहब आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, जितनी बिलेटेड फाइल करी वो पीरियड ऑफ डिले हो गया, उस पर दो। आपका अदरवाइज केस है तो ड्यू डेट थी आपकी, आपने जितना भी लेट पे किया है, जितनी डिले इन्वॉल्व है उसके ऊपर जो है वो आप इंटरेस्ट पे करो। लॉ ने क्लियर कट प्रोविजन दे रखे थे सो फार एज टैक्स लायबिलिटी वाज कंसर्न, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ने लेकिन एक साथ में बात यह कह रखी थी कि जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा टैक्स लायबिलिटी पर वो कंप्यूट किया जाएगा इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। मैं एक बार के लिए आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 दिखाता हूं, जो लीगल टैक्स वाली बुक है, ये हमारे पास सेक्शन 50 है, इसमें से सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट की बात करता था एंड सबसेक्शन 2 कहता था कि जो भी इंटरेस्ट सबसेक्शन 1 में बनेगा, मतलब टैक्स लायबिलिटी के ऊपर बनेगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच सच टैक्स वाज ड्यू टू बी पेड। जिस भी दिन वो टैक्स ड्यू था उसके बाद से लेकर के आगे के लिए वो कंप्यूट किया जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या थी बेटा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ने क्या लिखा हुआ था, ये कैलकुलेट किया जाएगा इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब का मतलब जैसा कि आप जानते हैं प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रूल। 50 सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 वो कह रहा था कि कंप्यूटेशन होगी प्रेस्क्राइब मैनर में, और प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रूल्स। इंटरेस्टिंगली हमारे पास कोई रूल्स इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन प्रेस्क्राइब करते हुए नहीं थे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, और ये बहुत थिन बात है जो मैंने आपको बोली है, ये वही समझ पाएगा जिन्होंने स्टडी करते टाइम कभी बेयर एक्ट को पढ़ा होगा।
अगर आपने जिंदगी में बैरक देखा ही नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या लैकुना, क्या कमी थी जिसकी वजह से ये जो नया रूल है, रूल 88B, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। आप सिर्फ ये पढ़ के रह जाओगे कि हां ये नया रूल आया, बट क्यों आया, क्या दिक्कत थी, वो आप कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। बट आई होप अब आपको क्लियर होगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2 टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट की बात करते थे। कितने अमाउंट पर लगेगा, वेल डिफाइंड था। रेट नोटिफाइड चलेगी, 18% नोटिफाइड, वेल डिफाइंड थी। जितनी डिले इन्वॉल्व रहेगी उतने पर लगेगा, वेल डिफाइंड था। सब कुछ वेल डिफाइंड था। तो वैसे कंप्यूटेशन के लिए तीन ही चीजें चाहिए होती है, अमाउंट, रेट एंड पीरियड। तीनों चीजें सेक्शन में वेल डिफाइंड थी, तो रूल की हमें कभी जरूरत नहीं थी और गवर्नमेंट ने इस वजह से कभी रूल बनाया भी नहीं था। लेकिन सिर्फ टेक्निकली इस बात पर इश्यू अराइज हो सकते थे कि जब एक्ट कह रहा है मैनर प्रेस्क्राइब करो, तो आप प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करते, आप रूल में लिखो इन बातों को। लॉजिक नहीं बनता। बट जब एक्ट सब कुछ वेल डिफाइन करके ही दे रहा है तो बेटा रूल एक्चुअल में रियलिटी में बनाए जाने की जरूरत है नहीं। बट क्योंकि एक्ट कह रहा था रूल में लिखो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब अननेसेसरी का कोई चैलेंज करे कि जब तक रूल नहीं आएंगे तब तक हम तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, बिकॉज हम तो रूल पढ़ के ही कंप्यूटेशन करेंगे। तो लॉ ने उस बात को टेक केयर करते हुए, गवर्नमेंट ने उस बात को टेक केयर करते हुए फाइनली रूल 88B जो है वो बना दिया। उसने कहा कोई बात नहीं जी, आपकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए कि कोई खामखाए हमसे जो है वो बहस में अटक जाए। रूल 88B उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया और इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2 ने जो चीज लिख रखी थी, वो वेल डिफाइंड लिख रखी थी, उसको एज इट इज कॉपी करके इन्होंने रूल 88B सब रूल 1 एंड सब रूल 2 में जो है वो बातें लिख दी। क्लियर बेटा? 88B सब रूल 1 एंड 2 वो उन्होंने लिख दिया और ये उसका एज इट इज मैंने यहां आपको समरी प्रेजेंटेशन दे दिया, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो सेक्शन में लिखा था वो रीस्टेट किया गया है। तो आज की डेट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम का टैक्स लायबिलिटी को लेकर के, तो आप कहेंगे जी इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा 51(2) रेड विद रूल 88B 1 एंड 2। ठीक है, और अगर आप इतना लंबा नहीं लिख सकते तो सिंपली सेक्शन 50 रेड विद रूल 88। ठीक है जी। अब अमाउंट, रेट एंड ये पीरियड है बेटा। टैक्स लायबिलिटी के केस में अमाउंट क्या रहेगा, नेट टैक्स रहेगा या ग्रॉस टैक्स रहेगा? तो नेट टैक्स रहेगा। कौन से केस में? जब बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स हो रही है एक टैक्स पीरियड की। कैसे हो रही है? बिलेटेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न करके। और ये बिलेटेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला केस होना चाहिए जहां 73 और 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई हो। बाकी एनी अदर केस में ग्रॉस लायबिलिटी पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन में लिखा था, रूल ने भी वही कॉपी पेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रूल ने वही एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखी है। उन्होंने बोला जी 50 वाली रेट लेनी है जो कि 18% है। पीरियड की बात आई तो उन्होंने बोला जहां बिलेटेड रिटर्न फाइल की गई और बिलेटेड टैक्स पेमेंट हुई, तो जितनी बिलेटेड रिटर्न है वही पीरियड ऑफ डिफॉल्ट है। तो पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग द सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट, उतने पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे। और अगर एनी अदर केस है जिसमें रिटर्न के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है, तो वहां क्या लेंगे, सिंपली जो ड्यू डेट थी उस टैक्स की जितनी डिले इन्वॉल्व रही, तो आपका पीरियड लिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी ड्यू डेट थी उससे अगला दिन, स्टार्टिंग फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड का मतलब समझते हो ना, जब भी फ्रॉम आता है तो जिस डेट का रेफरेंस दिया जाता है उसको छोड़ के अगला दिन पकड़ते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट जो भी है उससे अगले दिन से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक वो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन की जाएगी। वेरी सिंपल एंड इजी, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। बात आती है जी आपके पास 50 सबसेक्शन 3 में, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 50 सबसेक्शन 3 जो पहले था वो बिल्कुल बेकार था और आईटीसी के लिए कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन थे ही नहीं। अब लेकिन प्रॉपर है। और प्लीज अप्रिशिएट करिएगा, ये जो भी अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, तो पीछे वाले पीरियड के लिए भी कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं कर सकता जी पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था तो पहले इंटरेस्ट नहीं बनता। लॉ ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करी है। अब 50 सबसेक्शन 3 में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, मैं लीगल लैंग्वेज दिखाऊंगा आपको एक बार। 50 सबसेक्शन 3 लीगल टेक्स्ट अमेंडमेंट बुकलेट में से मैं आपको पढ़वा रहा हूं। इसमें कहा गया, देखिएगा, पुराने वाला जो है बेटा वो डिलीट कर दिया गया है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब नया वाला क्या कह रहा है, वेयर द आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो प्लीज अप्रिशिएट, मियर रॉन्ग अवेलमेंट नहीं, जब आपने क्रेडिट गलत लिया, वजह कुछ भी रही हो, आपने गलत लिया और यूज भी कर दिया, देन
रजिस्टर्ड पर्सन शेल पे इंटरेस्ट, तो पर्सन इंटरेस्ट पे करेगा ऑन सच आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, उस आईटीसी के ऊपर जो उसने गलत अवेल किया एंड यूटिलाइज भी किया, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24% पर एनम एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। वो इंटरेस्ट देगा, बेटा ध्यान रखना 24% पर एनम से नहीं देगा, उन्होंने क्या बोला, रेट 24 से ज्यादा नहीं होगी, एक्चुअल में वो उस रेट से देगा जो नोटिफाई की जाएगी, और जो नोटिफाई की गई है वो 18% ही आईटीसी के लिए की गई है। एंड द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो सेक्शन ने क्या कह दिया, जो भी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, रेट नोटिफाइड होगी जो कि 18% है। अब अमाउंट बता दिया, रेट बता दी, बट पीरियड नहीं बताया, पीरियड नहीं बताया कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये जो भी इंटरेस्ट होगा इसको अब आप प्रेस्क्राइब तरीके से जो होगा वो कंप्यूट करेंगे, और जो प्रेस्क्राइब तरीका है वो रूल 88B में प्रेस्क्राइब किया गया है, और उस तरीके में कुछ खास बातें हैं, उसको आपने ध्यान से समझना है, एंड उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। इस बात को पहले तो बिल्कुल सेटल डाउन कर ले, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड होगा तो उसके ऊपर आज की डेट में 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से 18% पर एनम का ही इंटरेस्ट देना है, जो कि रूल 88B के हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। अब रूल 88B लीगल टेक्स्ट पर ही बात करता हूं। रूल 88B सब रूल 1 एंड सब रूल 2, इसको मैं आपको नहीं पढ़वा रहा हूं बिकॉज ये टैक्स लायबिलिटी के केस में इंटरेस्ट की बात करते हैं, और ये कुछ नई बात नहीं करते हैं, जो सेक्शन 50 ऑलरेडी कह रहा था उसी को रीस्टेट करते हैं। मैंने समरी प्रेजेंटेशन में लिख भी दिया है। मेरा फोकस है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, 88B सब रूल 3, इन केस वेयर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद 50 सबसेक्शन 3, आईटीसी रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन का केस है, एंड 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। देन द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, जितना आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल्ड करके यूटिलाइज भी कर लिया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट का पीरियड जो रहेगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट, and at such rate as may be notified under section 50 subsection 3 and which I have stated many times, that is 18%। तो जो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज हुआ उस पर जिस दिन वो यूटिलाइज्ड हुआ उस दिन से पकड़ करके जिस दिन तक आपने उस रॉन्गली यूटिलाइज क्रेडिट को पे बैक नहीं कर दिया तब तक का इंटरेस्ट आपको 18% पर एनम का जो है वो देना है। अच्छा, यहां एक बात समझिएगा, अगर आपसे मैं कहूं आपने एक टैक्स पीरियड में 10 करोड़ का आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया, बट आपने उसे यूटिलाइज किए बगैर उसको वापसी कर दिया, अपनी रिटर्न में रिवर्स कर दिया, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अवेलमेंट गलत हुआ था बट यूटिलाइज नहीं हुआ, तो आपको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट लायबिलिटी सिर्फ तभी आएगी जब आपने उसको यूटिलाइज भी किया। पहली बात ये हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जहां आपने उस 10 करोड़ को यूटिलाइज भी कर लिया तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, और आप इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, इंटरेस्ट का पीरियड क्या रहेगा, तो वही कहते हैं जिस दिन भी आपने उस क्रेडिट को यूटिलाइज किया, वो डेट एक स्पेशल तरीके से निकाली जाती है, मैं अभी स्पेशल बात करूंगा उसके ऊपर। जिस दिन भी आपने उस क्रेडिट को यूटिलाइज किया उससे अगले दिन से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने उसे यूटिलाइज किया x1 डेट को, तो स्टार्टिंग फ्रॉम का मतलब होता है अगले दिन से, है ना, तो अगले दिन से जो होगा आपका इंटरेस्ट का मीटर उस पर चालू हो जाएगा। और बेटा ये इंटरेस्ट का मीटर कब तक चलेगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये इंटरेस्ट का मीटर कब तक चलेगा, उन्होंने लिखा जब तक कि आप उस क्रेडिट को रिवर्स नहीं कर देते या
आप उसके रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को नहीं कर देते। देखो, अगर आपने कोई आईटीसी गलत लेकर के यूटिलाइज कर लिया तो आगे जब उसकी पेबैक की बात आएगी तो पेबैक आप कैसे करोगे? या तो आपके पास आगे जो आईटीसी कुछ पड़ा हुआ होगा उसमें से रिवर्सल कर दोगे रिटर्न में और पेबैक कर दोगे, या फिर आप सेपरेटली जीएसटी डीआरसी 03 फिलअप करके जो होगा उतना अमाउंट जो होगा वो गवर्नमेंट को पेबैक करोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप गलत यूटिलाइज क्रेडिट को आगे किसी आगे के महीने की रिटर्न में रिवर्स करके पेबैक कर देते हो, तो आपने रिटर्न फाइल करके जब पेबैक किया दैट इज योर डेट ऑफ रिवर्सल, तब तक का इंटरेस्ट निकालना। और अगर आपने जो पेबैक किया वो रिटर्न में रिवर्सल के थ्रू नहीं, लेट्स सपोज आपने जो है वो जीएसटी डीआरसी 03 से इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो पेबैक किया, तो जिस दिन वो पेबैक किया तब तक का जो होगा वो इंटरेस्ट निकालना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, इसके ऊपर मैं और बात करूंगा, उससे पहले आप जरा एक बार के लिए वापस समरी पोर्शन पर आ जाइएगा कि एग्जाम में आप सिंपली पहले तो ये याद करके जाएंगे कि आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर करना है ये लिख करके कि आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट के गवर्निंग प्रोविजन आज की डेट में स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 88B सब रूल 3। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी कैसे होगी? अमाउंट की बात करेंगे तो जो आईटीसी अवेल्ड रॉन्गली एंड यूटिलाइज भी है उस पर इंटरेस्ट देना है। रेट 18% पर एनम ही है। और ये पीरियड की बात है बेटा, पीरियड क्या लेकर के चलेंगे? पीरियड चलेगा जिस दिन आपने यूटिलाइज किया है वहां से लेकर के जब तक आपने उसे रिवर्सल या अदरवाइज पेबैक नहीं किया। या तो रिटर्न में रिवर्स किया होगा तो वो रिटर्न फाइलिंग की डेट, या फिर आपने डीआरसी 03 से उसे पेबैक किया होगा तो डीआरसी 03 की जो आपने पेमेंट की डेट है वो, वहां तक का इंटरेस्ट जो होगा वो आपको लेना है। ठीक है, अब जरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो है उसको आप सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड है, लेट्स सपोज अप्रैल। इस टैक्स पीरियड में लेट्स सपोज असेसी ने आईटीसी 3 लाख रुपए का रॉन्गली अवेल्ड किया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को बहुत। अप्रैल का एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड है, उसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन ने 3 लाख रुपए का आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया। प्रिज्यूम करेगा इसका कोई आईटीसी इस टैक्स पीरियड में बनता ही नहीं था, एक इसने इन एलिजिबल आईटीसी लेकिन इस पीरियड में जो है वो क्लेम कर लिया 3 लाख का। ठीक है, अच्छा, अब इस टैक्स पीरियड में इसकी जो टैक्स लायबिलिटी थी, इसने जो आउटवर्ड सप्लाई वगैरह करी थी उसके ऊपर इसकी टैक्स लायबिलिटी थी 5 लाख रुपए की। ठीक है, एंड लेट्स सपोज ये जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये एक नॉर्मल सप्लायर है, क्यूआरएमपी स्कीम वाला नहीं, नॉर्मल नॉन क्यूआरएमपी स्कीम वाला है। तो बेटा उसको अप्रैल के महीने की टैक्स लायबिलिटी जो है वो बेसिकली 20 मई को अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करके जो है उसको अपनी ये टैक्स लायबिलिटी जो थी वो डिस्चार्ज कर देनी थी। ठीक है, और उसने 20 तारीख को अपनी ये टैक्स लायबिलिटी जो है लेट्स सपोज डिस्चार्ज कर दी। तो देखिएगा उसने टैक्स लायबिलिटी तो प्रॉपर डिस्चार्ज करी, उसका टैक्स लायबिलिटी पर डिफॉल्ट नहीं है, बट उसने टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे करी? क्रेडिट एक्चुअल में कुछ बनता नहीं था। अगर ये रॉन्गली अवेल्ड ना करता तो अपनी पूरे की पूरी 5 लाख की टैक्स लायबिलिटी, इसके पास कोई क्रेडिट नहीं होता और ये 5 लाख कैश देता, बट इसने गलत 3 लाख अवेल करके रिटर्न में उसको सेट ऑफ करके जो नेट कैश लायबिलिटी पे कर दी वो सिर्फ कितनी पे कर दी? 2 लाख की। तो गवर्नमेंट को केस ने चोट पहुंचा दी? यस। और क्योंकि इसने क्रेडिट को यूटिलाइज करके गवर्नमेंट को कैश पेमेंट कम कर दी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई साहब आपका केस है रॉन्ग अवेलमेंट एज वेल एज यूटिलाइजेशन, तो आपको जो होगा इस रॉन्ग अवेल्ड एंड यूटिलाइज आईटीसी के ऊपर जो होगा वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई आपको? यस। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये जो इसने रॉन्ग अवेल्ड किया 3 लाख, जो इसने अप्रैल की टैक्स लायबिलिटी में ही यूटिलाइज भी कर लिया। ठीक है, अब आगे चल करके ये इसको पे बैक कर रहा है।
या तो खुद से कर रहा है, गलती पता चल गई, खुद से कर रहा है, या फिर डिपार्टमेंट जो है उसके एंड पे से जो है वो नोटिस डिमांड वगैरह निकाली गई है, उसकी वजह से पे बैक करा रहा है, किसी भी वजह से कर रहा हो। तो अब ये जो आईटीसी विच इज रॉन्गली अवेल्ड एज वेल एज यूटिलाइज, ये पे बैक किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो डिपार्टमेंट ने डिमांड ऑर्डर निकाली और उसको इस असेसी ने DRC 03 से जो है वो पे बैक कर दिया, तो जिस दिन इसने गवर्नमेंट को ये पे बैक कर दिया वहां तक के पीरियड का जो होगा वो इसे इंटरेस्ट जो होगा वो देना पड़ेगा, वहां तक के पीरियड का जो होगा वो इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया गया अप्रैल में, और सिर्फ रॉन्गली अवेल्ड नहीं है, वो अप्रैल में यूटिलाइज भी कर लिया गया है। तो इसे, इस आईटीसी को जब भी ये लेटर पे बैक करेगा, तो जिस दिन ये पे बैक करेगा वहां तक का इंटरेस्ट जो होगा वो देना पड़ेगा। अच्छा, इसका इंटरेस्ट का पीरियड स्टार्ट कहां से होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन को लेकर के एक स्पेशल बात लोने जो बोली है, जरा उसको समझिएगा भाई साहब। अप्रैल की लायबिलिटी 5 लाख की इसने GSTR 3B से जो है वो पे करी है, ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल की लायबिलिटी इसने GSTR 3B से पे करी है। अब GSTR 3B को लेकर के बेटा हम 3 केस लेकर के चलेंगे। GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है, 20 मई। ड्यू डेट क्या है, 20 मई। अब 20 मई ड्यू डेट है, एक्चुअल में क्या हो सकता है, ये व्यक्ति ड्यू डेट से पहले GSTR 3B फाइल कर दे, लेट्स सपोज 18 मई, और हो सकता है ये ड्यू डेट के बाद GSTR 3B फाइल करे, हो सकता है 22 मई। तो 3 पॉसिबिलिटी आप सेपरेट विजुलाइज करके चलिएगा कि इसने जो आईटीसी यूटिलाइज किया वो रिटर्न में टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया, और वो रिटर्न हो सकती है इसने ड्यू डेट पर फाइल करी, हो सकता है उसने ड्यू डेट से पहले फाइल करी, और हो सकता है उसने ड्यू डेट के बाद फाइल करी। अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस आईटीसी क्या होगी, इस पर आपको एक बात का ध्यान में रखना है। आप स्ट्रेट अवे ये मत कह देना कि जब मैंने रिटर्न फाइल करी तब मेरा आईटीसी यूटिलाइज हुआ, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी। लॉ ने बोला नहीं, हो सकता है आप रिटर्न 22 को फाइल करें। अगर आपने रिटर्न 22 को फाइल करी है तो ड्यू डेट तो 20 थी ना, आपसे टैक्स में 20 तारीख को मिल जाना चाहिए था ना। 5 लाख रुपए इस आईटीसी को अगर आपने नहीं लिया होता तो 5 लाख रुपए का कैश हमें 20 को मिल जाता ना। आपने 22 को बिलेटेड रिटर्न फाइल करके हमें 2 लाख दिया है, तो लॉ ने बोला जी आपका ये यूटिलाइजेशन की डेट जो होगा वो हम 22 नहीं लेंगे, हम तो क्या लेंगे, ड्यू डेट। बट हां, अगर आपने रिटर्न जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी, तो अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी, आपने उससे पहले ही क्रेडिट यूटिलाइज करके रिटर्न फाइल कर दी, तो फिर एक्चुअल फाइलिंग की डेट लेंगे। कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स उन्होंने बोला डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी जो होगी वो ली जाएगी, जो ड्यू डेट है वो, या जो एक्चुअल फाइलिंग की डेट है वो, विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट जो है वो, या फिर जो एक्चुअल फाइलिंग की डेट है वो, विच एवर इज अर्लियर। आर यू ओके विद दिस? समझ आती है बात? चलिए जब एक और सिचुएशन विजुलाइज करिएगा। लेट्स सपोज मैं फैक्ट्स में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि इसने अप्रैल के महीने में आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया। अब अप्रैल के महीने में जो इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी वो एक्चुअल में निल थी। मान लीजिए इसने अप्रैल के महीने में कोई सप्लाई नहीं करी थी जिसकी वजह से इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निल थी। अब अगर ऐसा था तो इसने जब अपनी रिटर्न फाइल करी तो इस रिटर्न में उसने अपना आईटीसी ये 3 लाख का क्लेम तो कर लिया, बट इसने उसका यूटिलाइजेशन किया ही नहीं, बिकॉज इसको यूटिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेट्स सपोज अगले टैक्स पीरियड की टैक्स लायबिलिटी में ये इस 3 लाख को यूटिलाइज करता है। अगले महीने की टैक्स लायबिलिटी में ये इस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज करता है। तो इस केस में अब इसने अगले महीने की टैक्स लायबिलिटी में यूटिलाइज किया, तो अब इंटरेस्ट का पीरियड जो होगा वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से स्टार्ट होगा हमेशा। और डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, ये जिस अगले महीने की टैक्स लायबिलिटी में इसने यूटिलाइज किया तो उसके रिटर्न फाइलिंग की डेट या फिर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर, वो बनेगी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। और वहां से लेकर के जब तक ये पे बैक नहीं करता है वहां तक का इसे इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। एक और सिचुएशन अगर हम विजुलाइज करें, लेट्स सपोज इसकी अप्रैल की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, इसने अपनी नील रिटर्न फाइल करी, टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं थी, सिर्फ आईटीसी अपना क्लेम उसमें कर लिया। अभी आईटीसी इसका क्लेम हो गया, यूटिलाइज अभी नहीं हुआ।
अब जो अगला महीना है मई का, मई में अभी समझो अभी मई का महीना खत्म नहीं हुआ और मई में इसके पास ऑफिसर ने कोई डिमांड ऑर्डर निकाल दिया इसकी कोई पुरानी टैक्स पीरियड की लायबिलिटी के रिलेशन में। तो दोबारा बोल रहा हूं फैक्ट, अप्रैल में इसने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया रिटर्न के थ्रू, यूटिलाइज नहीं हुआ अप्रैल में। मई का महीना भी खत्म नहीं हुआ था, बट मई के महीने में ऑफिसर ने इसके पास लेट्स सपोज 74 में कोई डिमांड ऑर्डर निकाल दिया, इसके कोई पुराने पाप थे पिछले टैक्स पीरियड के, उसका डिमांड ऑर्डर जो था वो मई में निकाल दिया। अब बेटा जो डिमांड ऑर्डर निकला उस डिमांड ऑर्डर में जो टैक्स लायबिलिटी थी उसको भी क्या ये आईटीसी से पे कर सकता है? आंसर इज यस। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, गवर्नमेंट सीबीआईसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि जो आपका आईटीसी होता है जिसे आप रिटर्न में सेल्फ असेस करके क्लेम करते हैं, उससे आप अपना आउटपुट टैक्स रिटर्न वाली लायबिलिटी वाला भी पे कर सकते हैं और अदरवाइज प्रोसीडिंग्स में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी निकली है तो वहां भी पे कर सकते हैं। तो इन केस इसने अप्रैल में रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी वो यूटिलाइज किया डिमांड ऑर्डर की टैक्स लायबिलिटी के लिए, इसने डीआरसी 03 के थ्रू पे करते हुए इस आईटीसी को यूटिलाइज किया। अब इस केस में यूटिलाइजेशन रिटर्न के थ्रू हुआ ही नहीं है, रिटर्न के थ्रू हुआ ही नहीं है, ये यूटिलाइजेशन तो हुआ है जीएसटी डीआरसी 03 के थ्रू। तो अकॉर्डिंगली जिस दिन उसने डीआरसी 03 से ये डिमांड ऑर्डर की पेमेंट लायबिलिटी को पे किया होगा आईटीसी यूटिलाइज करते हुए, वो डेट जो होगी वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन बनेगी। ये मैं आपको पढ़वाऊंगा। रूल 88B ने डेट ऑफ यूटिलाइजेशन को क्लियरली जो है वो डिफाइन किया है। उसने डेट ऑफ यूटिलाइजेशन को सिंपल सेंस में ऐसे बोला है कि भाई साहब आप यूटिलाइज कैसे करते हो उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन निकाली जाएगी। अगर आप यूटिलाइजेशन करते हो रिटर्न की लायबिलिटी पे करते हुए, चाहे वो उसी पीरियड की हो आगे पीरियड की हो, रिटर्न की लायबिलिटी रिटर्न में यूटिलाइज करोगे तो फिर आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होगी रिटर्न फाइलिंग की डेट या फिर ड्यू डेट, whichever is earlier। बट अगर आप रिटर्न में यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप अदर देन रिटर्न यूटिलाइज कर रहे हो, जीएसटी डीआरसी 03 वाला केस है, तो जिस दिन डीआरसी 03 में आपने सेट ऑफ किया वो आपकी बनेगी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं बेटा अप्रैल में इसने ये आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया। फैक्ट्स थोड़े से फिर चेंज कर रहा हूं। अब अप्रैल में इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, बट इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए सिर्फ 1 लाख की है, सिर्फ 1 लाख की है। तो इसने क्या किया, अपनी जीएसटीआर 3B लेट्स सपोज ड्यू डेट पर फाइल कर दी 20 मई को, और 20 मई को जब उसने अपनी ये 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करी, तो डिस्चार्ज कैसे करी होगी, इस 3 लाख के आईटीसी में से 1 लाख सेट ऑफ कर दिया होगा, 2 लाख बच गया होगा। तो अब इस केस में इसने बेटा इस 3 लाख के आईटीसी में से जो यूटिलाइजेशन किया 20 मई को, वो सिर्फ 1 लाख का किया, 2 लाख तो इसने कैरी फॉरवर्ड करके आगे यूटिलाइज किया होगा। तो ये जो 1 लाख का आईटीसी इसने अभी यूटिलाइज कर लिया, इसका तो इंटरेस्ट का पीरियड यहीं से ट्रिगर हो जाएगा। 20 को यूटिलाइज कर लिया तो 21 तारीख से इसका पीरियड जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। बट जो इस 3 लाख में से 1 लाख सेट ऑफ करने के बाद 2 लाख बच गया, इसको उसने आगे किसी टैक्स पीरियड में यूटिलाइज किया होगा, तो उसने आगे जिस भी टैक्स पीरियड में इसे यूटिलाइज किया होगा उतने का इंटरेस्ट लायबिलिटी उस डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से जो होगा, उस डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से जो होगा वो स्टार्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आपने क्रेडिट एक पीरियड में अवेल किया तो पहली बात तो यह उसी पीरियड में यूटिलाइज हो ऐसा जरूरी नहीं है, जब यूटिलाइज होगा तब से इंटरेस्ट लायबिलिटी स्टार्ट होगी। दूसरी कहानी क्या हो सकती है, थोड़ा हिस्सा इस पीरियड में यूटिलाइज हो गया, थोड़ा अगले पीरियड में यूटिलाइज हो गया, हो सकता है थोड़ा उससे भी अगले पीरियड में यूटिलाइज हुआ, तो जितना जब जब यूटिलाइज हुआ उतने अमाउंट पर उस हिसाब से आपको सेपरेट इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो होगी वो करनी पड़ेगी। बात समझ आई होगी। चलिए एक और वेरिएशन छोटा सा निकालता हूं। लेट्स सपोज इस पर्सन के पास अप्रैल के टैक्स पीरियड में इसकी लायबिलिटी है लेट्स सपोज 6 लाख की, ठीक है, और मान करके चल रहा हूं ये ड्यू डेट पर ही अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है। अब वेरिएशन लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि अप्रैल में इसके पास टैक्स लायबिलिटी है 6 लाख की। अब अप्रैल में इसने जो आईटीसी
रॉन्गली अवेल्ड किया वो 3 लाख किया, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स सपोज इसके पास अप्रैल में इसने प्रॉपर्ली अवेल्ड भी किया है कुछ आईटीसी और वो है 8 लाख रुपए का। तो अब हमारी कहानी में क्या है, इसने अप्रैल के महीने में 2 आईटीसी लिए हैं। एक है 8 लाख का जो कि इसका गुड आईटीसी है बिकॉज वो इसने प्रॉपर्ली अवेल किया है इन फुल कंप्लायंस विद ऑल द प्रोविजन, बट 3 लाख का इसके पास गलत आईटीसी है, बैड आईटीसी, जो कि इसने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन किया है। तो इसने अब इस पीरियड में टोटल आईटीसी जो अवेल कर लिया वो है 11 लाख, जिसमें से 3 लाख गलत है। जब इसकी टैक्स लायबिलिटी की तरफ देखेंगे तो टैक्स लायबिलिटी इसकी अप्रैल में कितनी है, ओनली 6 लाख। तो इसने जब अपनी रिटर्न फाइल करी होगी तो इसने अपने क्रेडिट को सेट ऑफ करके फाइल कर दी होगी और कैश कुछ भी पे नहीं किया होगा। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि इसने अपनी ये जो टैक्स लायबिलिटी 6 लाख की पे करी, ये इसने जो इनवैलिड इनएलिजिबल रॉन्ग आईटीसी था उसको सेट ऑफ करके एंड कुछ सही वाला उसको सेट ऑफ करके पे करी, या इसने अपने पूरे 6 लाख अपने सही वाले आईटीसी से पे करी। आएगा या नहीं आएगा क्वेश्चन? भाई इस सिचुएशन को 2 तरीके से विजुलाइज किया जा सकता है कि इसमें एक व्यू तो ये कहा जा सकता है, व्यू नंबर 1, कि भाई साहब इसने अपने 6 लाख की जो लायबिलिटी दी, इसके पास गुड आईटीसी था 8 लाख का, तो इसने 3 लाख का बैड था, तो इसने जो है वो अपना गुड आईटीसी सारा का सारा यहां सेट ऑफ किया। बैड आईटीसी को इसने हाथ ही नहीं लगाया, मतलब इसने बैड आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया, तो अभी कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं बनेगा। दूसरा व्यू क्या लिया जा सकता है, व्यू नंबर 2, कि भाई साहब इसकी इंटरेस्ट इसकी लायबिलिटी थी 6 लाख की, इसने बैड आईटीसी 3 लाख का सेट ऑफ किया और गुड आईटीसी में से इसने 3 लाख का सेट ऑफ किया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये सेकंड व्यू लिया जाएगा तो इसमें क्या मतलब निकलेगा कि इसने अपना बैड आईटीसी जो है वो अप्रैल के टैक्स पीरियड के हिसाब से यूटिलाइज कर लिया, 20 मई को यूटिलाइज कंप्लीट हो गया और इंटरेस्ट लायबिलिटी ट्रिगर हो गई। आएगा या नहीं? अब से पहले तो मैं आपको सिर्फ फोकस क्या लेकर के चला था कि उस पीरियड में सिर्फ बैड आईटीसी है। जब सिर्फ बैड आईटीसी होगा तो एनालिसिस सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में उसके पास उस पीरियड में बैड और सही वाला दोनों आईटीसी होगा, तो उसने कौन सा पहले यूटिलाइज किया इस बात को लेकर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बेटा लॉ मेकर ने इस सिचुएशन को भी क्लियरली विजुलाइज किया और उन्होंने कहा जी जब इस बात के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि बैड आईटीसी गलत आईटीसी यूटिलाइज कब हुआ, तो बैड आईटीसी को हम ये मान के चलेंगे कि वो असेसी जो है वो एंड में यूटिलाइज कर रहा है। पहले उसका अच्छा आईटीसी यूटिलाइज होगा और उसके बाद जो होगा उसका बैड आईटीसी जो है वो यूटिलाइज होगा, ऐसा माना जाएगा। इसको इन्होंने लिखा थोड़ी टेक्निकल वर्डिंग में है, मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बोल रहा हूं। उन्होंने इसे ये कहने की कोशिश करी है कि हम ऐसा प्रिज्यूम करके चलेंगे कि जब तक उसका गुड आईटीसी उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा था, तो बैड आईटीसी के यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन हम नहीं मानेंगे। और ये बड़ी असेसी के फेवर में उन्होंने बात लिखी है कि हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो पहले अपना गुड आईटीसी यूज कर रहा है, बैड आईटीसी जो होगा उसको एंड में यूटिलाइज किया गया है, इसको हम मानेंगे। आर यू ओके विद दिस? अब ये इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में लिखा है, वो टेक्निकल वर्डिंग भी पूरी पढ़ूंगा समझूंगा, लेकिन इन क्रक्स मैंने आपको जो बताया आप पहले उतने को माइंड में सेट कर लें। अब नेक्स्ट पेज पर एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया है, थोड़ा आपको ये पॉइंट और बेटर समझ आएगा और टेक्निकल वर्डिंग भी आप समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइएगा, मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिए हैं, उन इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज टेकन एन इनएलिजिबल क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹5 लाख इन द मंथ ऑफ जून। जून में उसने 5 लाख का इनएलिजिबल लिया है। एंड अपॉन रियलाइजिंग द मिस्टेक ही रिवर्स द सेम, उसने उसको रिवर्स किया, उसको अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते हुए उसने अपना अगस्त में जो था वो फाइनली उसे पे बैक कर दिया। ठीक है जी, लिया कब था? जून में, और उसने आगे चल करके अगस्त में उस आईटीसी को अगस्त की रिटर्न में रिवर्स कर दिया, वहां उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की तरह ऐड करते हुए पे बैक कर दिया। ठीक है जी, और क्वेश्चन पूछ रहा है विल ही बी रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट, डिटेल दे रहा है, उसके बेसिस पर बताना है कि क्या उसे इंटरेस्ट देना है और यदि देना है तो फिर किस रेट से देना है। तो रेट में तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आप सबको मैंने बता दिया आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज अगर बनेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट तो 18% पर एनम चलेगी। बट आप इवेल्युएट करेंगे कि जो डिटेल्स नीचे दी गई है उसमें उसने बैड आईटीसी
यूटिलाइज किया भी कि नहीं किया, और अगर किया तो कब किया, क्योंकि उसके हिसाब से पीरियड ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो देखिएगा उन्होंने मंथ वाइज आपको डिटेल दी, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, तो जून में वो कहते हैं जून में उसके ई क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख, और ये सारा का सारा बेटा गुड है क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस है। और जून में उसने जो फ्रेश आईटीसी अवेल किया उसकी फिगर ये दे रहे हैं 7 लाख, जिसमें से 5 लाख जो है वो इसका रॉन्गली अवेल्ड है। कहने का मतलब इस 7 लाख में से 2 लाख का तो इसका आईटीसी गुड है एंड 5 लाख का इसका आईटीसी जो है वो बैड है, जो कि इसने रॉन्गली अवेल्ड किया है। आर यू ओके विद दिस? अब जून के महीने में इसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है दैट इज ₹8 लाख। तो इसने क्या किया होगा बेटा, अगर आप इसके टोटल आईटीसी की पोजीशन समझे, ओपनिंग बैलेंस था 12, गुड और बैड जो भी इसने अवेल किया 7 लाख, तो टोटल इसका आईटीसी कितना बन गया 19 लाख। 8 लाख की इसकी टैक्स लायबिलिटी थी, अपने रिटर्न में इसने उसको सेटअप जब कर दिया होगा तो इसके बाद इसके ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस बच गया होगा वो क्या बच गया होगा 11 लाख। यही हुआ होगा। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि इस पीरियड में इसके पास ये जो इतना सारा आईटीसी था, 8 लाख की टैक्स लायबिलिटी दी, इस 8 लाख की टैक्स लायबिलिटी को बड़ा सिंपल सा लॉ मेकर ये कह रहे हैं कि भाई साहब नो डाउट इसने 5 लाख का बैड आईटीसी लिया है, पर थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि उसने अगर ये बैड आईटीसी ना लिया होता तो भी उसका गुड आईटीसी 12 + 2 14 वो अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि उससे उसकी ये 8 लाख की लायबिलिटी पे हो जाती। तो हम जब तक उसका गुड आईटीसी अच्छा खासा है जो कि उसकी टैक्स लायबिलिटी को कवर कर सकता है, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि उसने बैड आईटीसी को हाथ लगाया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जब तक उसका गुड आईटीसी अच्छा खासा है जो कि उसकी उस पीरियड की टैक्स लायबिलिटी को कवर कर सकता है, तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि उसने बैड आईटीसी को हाथ लगाया। हम हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि पहले उसका गुड आईटीसी ही उसकी टैक्स लायबिलिटी के सेट ऑफ में जो है वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर इस बेसिस पर हम चले तो बेटा इसका गुड आईटीसी 12 + 2 हो गया 14, 14 में से 8 की आपकी टैक्स लायबिलिटी कवर अप हो गई, कितना बच जाएगा, फिर भी 6 बच जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 11 लाख का, इसको हम ये मान के चलेंगे कि इसमें 6 लाख तो आपका गुड आईटीसी बचा हुआ है और 5 लाख जो रॉन्गली अवेल्ड है उसको अभी तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है। 5 लाख इसमें जो है वो बैड आईटीसी जो है वो पड़ा हुआ है। इस बात को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई टेक्निकल बात नहीं है, लिखा उन्होंने टेक्निकल है, मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग में कोई टेक्निकल बात नहीं है। सिंपल सा कह दिया जी भाई साहब अच्छा खासा इसका गुड आईटीसी है, वो पूरी लायबिलिटी को कवर अप कर रहा है, तो बैड आईटीसी का यूटिलाइजेशन अभी हम नहीं मानेंगे। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मैं आगे चलूं तो बेटा अब ये जो 11 लाख बचा अगले महीने में, 11 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 6 लाख का क्या है गुड और 5 लाख का क्या है बैड। अब ये जो जुलाई का महीना है इसमें फ्रेश आईटीसी इसने 6 लाख का लिया और ये सारा प्रॉपर्ली अवेल्ड है। अब यहां इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है 7 लाख, तो अगेन नॉर्मल लॉजिक से पकड़िएगा, अच्छा आईटीसी ओपनिंग बैलेंस में था 6, फिर अच्छा और ले लिया इसने 6 + 6 12, ये 12 अपने आप में 7 लाख को डिस्चार्ज करने के लिए काफी है। तो हम यही मानेंगे कि अच्छे वाला ही कंज्यूम हो रहा है, बुरे वाला अभी भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। आर यू ओके विद दिस? तो अब इसने एक्चुअल में किया क्या होगा, इसने जब रिटर्न फाइल करी होगी तो फिर रिटर्न फाइलिंग के बाद ई क्रेडिट लेजर की पोजीशन क्या हुई होगी, ई क्रेडिट में पड़ा कितना था जी 11, 6 के बाद ये कितना हो गया था 17, 17 में से 7 सेट ऑफ होने के बाद अब कितना बच गया जी 10 लाख। और माना क्या जाएगा जी इसने अभी भी बैड आईटीसी को हाथ नहीं लगाया, मतलब इस 10 लाख में से 5 लाख इसका गुड पड़ा हुआ है एंड 5 लाख जो है वो इसका बैड आईटीसी जो है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, अभी तक उसको कंज्यूम यूटिलाइज नहीं किया गया है।
अच्छा आईटीसी 6 + 6 12, उसी में से ये 7 लाख पे होके 5 लाख बच गए हैं, और बैड आईटीसी वो अभी तक हाथ नहीं लगाया गया, एज इट इज पड़ा हुआ है, तो अभी तक उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। नाउ कम द फाइनल पीरियड, जो नेक्स्ट पीरियड आया, नेक्स्ट पीरियड में अब हमारे पास अगेन ओपनिंग बैलेंस पीछे से चला रहा है 10 लाख, जिस 10 लाख में हमारे पास 5 लाख क्या है, बैड, 5 लाख हमारे पास गुड है। फिर इस पीरियड में अगेन उसने फ्रेश आईटीसी अवेल किया है 8 लाख का, जो कि सारा का सारा गुड है, तो पीछे से 5 लाख गुड बैलेंस चला आ रहा है और 8 लाख और गुड आ गया है, और इस टैक्स पीरियड में अब इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 9 लाख। और ये जो इसने दिया है 9 लाख, ये 9 लाख इस सेंस में दिया है कि 9 लाख में से 4 लाख तो इसकी इस पीरियड की टैक्स लायबिलिटी थी, और 5 लाख का जो बैड आईटीसी था वो इसने फाइनली अपना इस महीने में रिवर्सल मार दिया है। तो इस सेंस में इसकी ये टैक्स लायबिलिटी हो गई है 9 लाख। दोहरा देना चाहता हूं, अगस्त के महीने में क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इस आदमी ने अगस्त के महीने में अपना वो जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था उसको पे बैक कर दिया है। तो अगस्त के महीने में इसने 4 लाख तो इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रही होगी, और आईटीसी पे बैक की लायबिलिटी इसकी यहां पर आ गई होगी 5 लाख, तो 9 लाख जो था वो इसने पे बैक कर दिया। तो अब जरा फिर ध्यान से सुनिएगा, इसके पास इस सब के बाद 10 + 8 18 में से 9 सेट ऑफ होकर के 9 बच गया। ओके, अब जरा फिर से आप अप्रिशिएट करिएगा, 5 लाख था गुड, 8 लाख और गुड आ गया था, तो ये हो गया था 13 में से ही ये सारा पे हो गया, 13 में से ही ये सारा का सारा जो है वो पे हो गया। 5 + 8 13 में से ही ये सारा का सारा पे हो गया, और हमारे पास ये बच गया। तो अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो भी मेरा बैड आईटीसी आ रहा था वो मैंने इस 9 लाख में पे कर दिया है, और ये जो मेरी 9 लाख की पेमेंट हो गई है ये सारी इसी में से गुड में से ही सेट ऑफ हो गई है। तो अकॉर्डिंगली अब मेरे पास बुरे आईटीसी के तौर पर कुछ भी नहीं बचा है। आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस? ठीक है जी भाई साहब। तो ये जो बैड आईटीसी 5 लाख रुपए का इधर रॉन्गली अवेल्ड किया गया था, इस बैड आईटीसी को इस पूरे सीक्वेंस में मैंने कहीं भी जो है वो यूटिलाइज नहीं किया, रेदर देन अगस्त में मैंने उसको अपने अच्छे आईटीसी से ही पे बैक कर दिया है। तो मेरी कहानी इस पूरे पीरियड में क्या रही, मैंने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड तो किया था, लेकिन मैंने अगस्त में उसे पे बैक भी कर दिया, उसको यूटिलाइज किए बगैर। तो मेरे ऊपर इस आईटीसी के रिस्पेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी जो होगी वो नहीं आएगी। शायद आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, अच्छा, अब इसको टेक्निकल सेंस में जो उन्होंने लिखा वो इन्होंने ऐसे लिखा, वो उन्होंने बोला जी ये जून का महीना है, अब आपने ठीक है रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी कर लिया, आप सिंपली ये देखेंगे आपने जिस भी महीने में रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी कर लिया, उस सब के बावजूद भी जब आपने उस महीने में अपनी जो भी टैक्स लायबिलिटी वगैरह है वो पे कर दी, उस महीने के एंड में सब कुछ पे कर देने के बाद आपका ई क्रेडिट लेजर में पैसा क्या बचा था। जैसे पहले केस में मेरे पास ई क्रेडिट लेजर में पैसा क्या बचा हुआ था, 11 लाख। उन्होंने बोला जब तक आपके ई क्रेडिट लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस है, जब तक आपके ई क्रेडिट लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर यू हैव मेड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट ऑफ द टैक्स पीरियड, जब तक आपके ई क्रेडिट लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से ज्यादा है, वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से ज्यादा है, तब तक ये माना जाएगा कि आपने अपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को जो है वो यूटिलाइज नहीं किया है। पहले टैक्स पीरियड में सब कुछ कर देने के बाद भी मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 11 लाख है, जो कि मेरे रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी 5 लाख से कहीं ज्यादा है। तो ये इंडिकेट करेगा कि मैंने अभी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया है, मेरा रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जो है वो इसमें एज इट इज पड़ा हुआ है। जिस दिन मेरा बैलेंस जो है ई क्रेडिट लेजर में वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम हो जाएगा, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम हो जाएगा, मान लो क्रेडिट लेजर में सिर्फ रह गए 2 लाख, जबकि मेरा रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था 5 लाख का, तो जिस दिन कम हो जाएगा हम मानेंगे उस दिन यूज हुआ, और जितना कम हो जाएगा हम मानेंगे उतना जो है वो यूज हुआ। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जब तक मेरा ई क्रेडिट लेजर अच्छा खासा भरा पूरा है,
उसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, मैंने रॉन्गली अवेल से 5 लाख ही लिया था, तो यह माना जाएगा कि भाई साहब अभी तक वो रॉन्गली अवेल यूटिलाइज नहीं हुआ, बिकॉज मेरा ई क्रेडिट लेजर ऑलरेडी सरप्लस में चल रहा है। जिस दिन उसमें शॉर्ट हो गया उस अमाउंट से, उस दिन यूटिलाइजेशन माना जाएगा, और जितने एक्सटेंट तक शॉर्ट हुआ उतने का यूटिलाइजेशन जो होगा वो माना जाएगा। देखिएगा, मैं एक बार अब आपको रूल 88 की लीगल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। रूल 88B में सब रूल 3 में एक एक्सप्लेनेशन है, जिसमें उन्होंने अब इस बात को लिखा टेक्निकल, जो मैंने आपको समझाया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड का मतलब होता है इंटरप्रिटेटेड, तो शैल बी इंटरप्रिटेटेड टू हैव बीन यूटिलाइज्ड। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड को यूटिलाइज माना जाएगा कब? व्हेन द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर, जब एसएससी के ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। आपने अगर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया है 5 लाख का, पर आपके ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है आफ्टर यू हैव डिस्चार्ज योर लायबिलिटी, तो बेसिकली जो क्लोजिंग बैलेंस है, जब तक वो इस 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब तक आपने इस 5 लाख को यूटिलाइज किया, ऐसा नहीं माना जाएगा। जब इसका बैलेंस कम हो जाएगा तो माना जाएगा कि आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एंड फर्दर वो ये कहते हैं कि अगर आपका रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी 5 लाख का था, आपका लेजर का बैलेंस 2 लाख रह गया, तो अब कम हो गया, अब लेकिन यूटिलाइजेशन कितना माना जाएगा? यूटिलाइजेशन वो क्या कहते हैं, देखो अब क्या कहते हैं, द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन shall be the amount by which the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। जितने एक्सटेंट तक बैलेंस कम हो जाएगा उतने एक्सटेंट तक यूज हो गया, ये जो है वो माना जाएगा। I would like to repeat at the cost of repetition, जब तक मेरा ई क्रेडिट लेजर भरा पूरा रहेगा, उसमें अच्छा खासा अमाउंट पड़ा होगा रॉन्गली अवेल्ड कंपोनेंट से ज्यादा, तो हम ये मानेंगे अभी तक रॉन्गली वाला यूटिलाइज नहीं हुआ, वो उसी में पड़ा हुआ है, गुड के साथ पड़ा हुआ है। जिस दिन वो कम हो गया उस दिन मानेंगे यूटिलाइज हुआ, और जितने एक्सटेंट तक कम हो गया उतने एक्सटेंट तक जो होगा वो यूटिलाइजेशन माना जाएगा। अब अपने एग्जाम्पल पर अगर इसे टेक्निकल लैंग्वेज में फिल करें तो अपना एग्जाम्पल क्या था, ये जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 11 लाख, मेरा रॉन्गली अवेल्ड कितना है 5 लाख, तो मेरे ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो अभी यूटिलाइजेशन जो होगा वो नहीं माना जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि ज्यादा है तो यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा, तो अभी इंटरेस्ट लायबिलिटी की कोई बात नहीं आएगी। नेक्स्ट टैक्स पीरियड की बात करूं तो अगले महीने में मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 7 लाख, सॉरी मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सॉरी 10 लाख, रॉन्गली अवेल्ड कितना था 5 लाख, तो अभी भी मेरा ज्यादा है, तो अभी भी ये यूटिलाइज नहीं माना जाएगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस मेरा ज्यादा है, अभी भी इंटरेस्ट लायबिलिटी कोई नहीं आएगी। ऑन द लास्ट एंड द फाइनल पीरियड रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जो है वो अगेन नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां अगेन मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अब मैंने यहां पर पे बैक कर दिया है, तो मेरी कहानी यहां पर टोटली जो है वो कंप्लीट हो गई है। सीक्वेंस समझ आया? चलिए जी आगे चल सकता हूं मैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सेम इसने 5 लाख का इनएलिजिबल क्रेडिट ले लिया जून में, मिस्टेक पता चली तो इसने अगस्त में उसको पे बैक कर दिया, और आपको इंटरेस्ट अब जो डिटेल दी गई है उसके हिसाब से निकालना है। बड़ा सिंपल है। अब डाटा में थोड़ा सा चेंज है, देखो जून में इसके पास ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख जो इसका गुड आईटीसी चला आ रहा था, फिर इसने फ्रेश अप की बार लिया 7 लाख, 7 लाख के वही दो इससे हैं, 2 लाख का गुड है एंड 5 लाख का इसका जो है इसमें बैड है, रॉन्गली अवेल्ड है। अब इसकी इस महीने की टैक्स लायबिलिटी कितनी थी 8 लाख, ठीक है। तो अब इसने 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, 7 लाख गुड और बैड जो भी लिया, 9 लाख, 9 लाख को इसने 8 लाख की टैक्स लायबिलिटी में सेट ऑफ कर दिया, इसके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया 1 लाख। अब जरा सुनिएगा, अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने ये रॉन्गली बैड आईटीसी जो है ये नहीं लिया होता तो इसका सिर्फ सही वाला आईटीसी कितना था 2 एंड 2 4, तो इस 4 वाले आईटीसी से अगर ये अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करता 8 लाख की तो 4 लाख ही तो सेट ऑफ होता,
लेकिन इसने टोटल लायबिलिटी क्रेडिट से सेट ऑफ करी। इसका मतलब क्या है, इसने 5 लाख में से 4 लाख जो है वो यहां सेट ऑफ कर लिया। इसके पास गुड आईटीसी सिर्फ था ही कितना, 4 लाख, तो 8 लाख में से 4 लाख ही तो गुड आईटीसी से पे हुआ, जो बाकी का 4 लाख है वो तो बैड आईटीसी से पे हुआ ना। तो इसका मतलब 5 लाख में से 4 लाख का बैड आईटीसी इस आदमी ने जून के पीरियड में जो है वो यूटिलाइज कर लिया, और ये जो अब क्लोजिंग में पड़ा हुआ है ये इसका सारा बैड आईटीसी जो है वही पड़ा हुआ है, क्योंकि गुड तो सारा सेट ऑफ हो गया। और अगर इसको टेक्निकल सेंस में बात करूं तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लॉ की लैंग्वेज में ये लिखा, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी इस केस में शैल बी डीम टू बी यूटिलाइज्ड इन जून मंथ। इस केस में ये जो 5 लाख रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था इसको जून के महीने में यूटिलाइज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से अब की बार गिरा हुआ है। मैंने गलत 5 का लिया था, लेजर में 1 लाख ही बचा हुआ है, इसका मतलब कहां गया, 4 लाख यूटिलाइज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख ये माना जाएगा कि मेरा बैड आईटीसी जो है वो यूटिलाइजेशन हो गया है, और ये जो बैड आईटीसी यूटिलाइजेशन हो गया है इसके इंटरेस्ट लायबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंगली अब जो होगी मेरी जनरेट हो जाएगी। आर यू ओके विद? इसके इंटरेस्ट लायबिलिटी जो होगी, ये 4 लाख मेरे यहां यूटिलाइज हो गए हैं, इसके ऊपर 18% पर एनम की इंटरेस्ट लायबिलिटी जो होगी वो मेरी यहां से ट्रिगर हो जाएगी। और बेटा फिर बताना ये जो इंटरेस्ट लायबिलिटी होगी ये किस दिन से ट्रिगर होगी, तो उसके लिए आप क्या लोगे, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। उसके लिए आप क्या लोगे, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। और मैंने आपको क्या बताया था, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन आपको क्या लेनी है, अगर आपने आईटीसी रिटर्न में टैक्स पेमेंट के लिए यूज किया है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट या फिर ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर आपने अदर देन रिटर्न लायबिलिटी पे करने के लिए उसे यूज किया है तो फिर आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगी, जिस दिन आपने वो DRC 03 से पे किया है। वो भी मैं आपको पढ़वा देता हूं। 88B को पैकअप करते हैं। 88B में एक्सप्लेनेशन में आगे क्या लिखा हुआ है देखो, द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। पहले तो हमने बताया कि यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा, जब बैलेंस कम हो जाएगा तब माना जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, यूटिलाइजेशन की डेट एग्जैक्ट क्या ली जाएगी, तो वो इसमें बेटा 2 केस आपको बना के दे रहे हैं। अगर वो जो बैलेंस कम हुआ वो इस वजह से कम हुआ कि आपने उस बैड आईटीसी को रिटर्न्स में टैक्स लायबिलिटी में यूज किया था, तो आप ए पढ़ेंगे, अदरवाइज आप पढ़ेंगे बी। ए आपको कब पढ़ना है, इफ, यहां से पढ़ना, द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू द सेड रिटर्न। अब वो कम हुआ, पर किस वजह से हुआ, बिकॉज वो यूटिलाइजेशन आपने रिटर्न के थ्रू टैक्स पे करते हुए किया, तो फिर आप ए पढ़ेंगे। और यहां डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होगी डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। बी आप कब पढ़ेंगे, जब वो जो बैलेंस शॉर्ट हुआ वो हुआ अदर केस में, मतलब जब आपने रिटर्न के थ्रू टैक्स पे नहीं किया, आपकी कोई पुरानी डिमांड आई, आपने DRC 03 से उसे पे कर दिया, तो रिटर्न के थ्रू टैक्स नहीं पे किया, अदरवाइज टैक्स पे किया और उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज करते हुए पे किया, बैलेंस शॉर्ट हो गया, तो फिर इस केस में आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या ली जाएगी, डेट ऑफ डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर। आपने DRC 03 से जब पे किया होगा तो आपका ई क्रेडिट लेजर कॉरेस्पॉन्डिंगली डेबिट हुआ होगा, वो जो डेबिट की डेट वहां नजर आ रही होगी वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जो होगी वो ली जाएगी। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन प्लीज मेमोराइज करके जानी पड़ेगी आपको। रिटर्न में टैक्स पे करते हुए यूटिलाइज कर रहे हो तो उस रिटर्न की ड्यू डेट या एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, और रिटर्न नहीं अदरवाइज टैक्स पेमेंट के लिए अगर उसे यूटिलाइज किया बैड वाले को, तो फिर जिस दिन आपके ई क्रेडिट लेजर में वो कॉरेस्पॉन्डिंगली डेबिट हुआ वो वाली डेट। आर यू ओके विद दिस? अब ये जो आपका इलस्ट्रेशन है इसमें आपने पहले महीने में 4 लाख का बैड आईटीसी जो था वो यूटिलाइज कर लिया, और डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्योंकि आपने रिटर्न में यूटिलाइज किया है तो जो रिटर्न वाले प्रोविजन है ना उसके हिसाब से डेट ऑफ यूटिलाइजेशन निकाली जाएगी विच इज ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नीचे उसका भी डाटा होगा, वो हम वहां देख लेंगे इंटरेस्ट कंप्यूटेशन पूरा करने के लिए। कंसेप्चुअली इट इज क्लियर। चलिए फिर इसके बात करते हैं बेटा जुलाई की बात। अब जुलाई में नेक्स्ट टैक्स पीरियड में आपके पास 1 लाख का ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये तो सारा बैड कैरी फॉरवर्ड हुआ है।
अब आपने जुलाई में 6 लाख का फ्रेश आईटीसी होल्ड लिया, बिल्कुल ठीक है जी, और इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी थी 7 लाख। तो अब आपने क्या किया, ये जो आपका टोटल आईटीसी था, पुराना चला हुआ बेड और ये 6 लाख 7, ये पूरा सेट ऑफ करके अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, जीरो हो गई जी लायबिलिटी, और आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो गया जीरो। इसका क्या मतलब हो गया, क्या ये जो 1 लाख का बेड आईटीसी चला आ रहा था ये आपका जुलाई के महीने में यूटिलाइज हो गया? आंसर इज यस। तो देखो मैंने क्या लिखा, wrongly availed ITC shall be deemed to be utilized in जुलाई मंथ। अब वो जो 1 लाख का बचा हुआ था वो अब जुलाई महीने में यूटिलाइज हो गया माना जाएगा। क्यों? अगेन क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो wrongly availed ITC से कम है, क्लोजिंग बैलेंस अब जीरो हो गया, wrongly availed ITC से वो कम हो गया। क्लियर है? और इस महीने में अब बेसिकली आपका 1 लाख का यूटिलाइजेशन माना जाएगा और इस 1 लाख के ऊपर आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी जो होगी वो यहां से ट्रिगर हो जाएगी। तो इस 1 लाख के ऊपर अगेन अब आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट देना है, और इस 1 लाख रुपए की जो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन बनेगी वो ये जो जुलाई का महीना जिसमें आपने इसे यूज किया है उसकी रिटर्न की ड्यू डेट या फिर एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर वो बन जाएगी। तो 5 लाख का जो भी रॉन्गली अवेल्ड था वो जून और जुलाई में फाइनली जो है वो आपने यूटिलाइज कर लिया, पूरे मजे ले लिया आपने। अब अगस्त में आपका ओपनिंग बैलेंस जीरो है, आपने फ्रेश क्रेडिट कमाया 3 लाख का। अब अगस्त में आपने पे क्या क्या किया, आपका 4 लाख का तो टैक्स बन रहा था वो, और जो पीछे आपने 5 लाख का गलत लिया था वो आपने साथ में पे बैक कर दिया। ठीक है, और ये आपने कैसे किया होगा, आपके पास 3 लाख का क्रेडिट था, 4 और ये जो 5 लाख की वापसी आपने करी, इसमें ये 3 लाख सेट ऑफ कर दिए और बाकी के 6 लाख जो होंगे वो आपने ई कैश लेजर से पे कर दिए होंगे। आपने अपने पाप धो दिए। ठीक है जी, क्रेडिट लेजर में बैलेंस आपका हो गया जीरो। रॉन्ग अवेल्ड आईटीसी जो भी था वो आपने अल्टीमेटली जो है वो कैश वगैरह के थ्रू जो है वो रिटर्न्स के थ्रू जो है वो पे कर दिया। तो अब यहां पर प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो 5 लाख का रॉन्गली अवेल क्रेडिट था वो ऊपर ही पूरा यूटिलाइज हो गया था। तो इस महीने में यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इस महीने में तो आपने फाइनली क्या किया है, आपने रिवर्स मार दिया है, तो आपने वो इंटरेस्ट के साथ अपना रिवर्सल मारा होगा। अब इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन आप कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे जी। आपने इंटरेस्ट कैसे कैसे देना है, क्रेडिट 5 लाख लिया गया था और 5 का 5 यूटिलाइज हुआ, पर 4 लाख जून के महीने में हुआ और जुलाई के महीने में 1 लाख हुआ। तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 लाख की इंटरेस्ट कंप्यूटेशन अलग करनी है और 1 लाख की इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो है वो अलग करनी है। तो अब इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन देख ले। अब जून की बेटा उन्होंने आपको क्या डिटेल दी, जून में आपने रिटर्न की ड्यू डेट थी 20, आपने फाइल करी 17 और जून में आपने इस 4 लाख को यूटिलाइज कर लिया। तो बेटा अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होती है इन दोनों में से, विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन बनेगी 17 जुलाई। डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या बनेगी, 17 जुलाई। और अगर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन 17 जुलाई है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इस 4 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट 17 जुलाई अगर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन है तो 18 जुलाई से आपकी काउंटिंग जो होगी वो पीरियड की स्टार्ट हो जाएगी। मैंने लिखा 4 लाख का इंटरेस्ट आप देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 17 जुलाई। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 17 से, बेटा जब भी हम कहते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जो आगे डेट लिखी हुई है उसको छोड़ करके नेक्स्ट डेट। आई होप ये बात आप सब लोगों को पता होगी। लॉ में कभी भी ऐसे लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम और किसी डेट का रेफरेंस हो तो फ्रॉम के आगे जो डेट लिखी होती है उसको नहीं कंसीडर करना होता, उसके नेक्स्ट डे से। तो बेसिकली 18 जुलाई से स्टार्ट विद करके जब तक वो पे बैक नहीं हुआ, आपने पे बैक किस दिन किया, आपने अगस्त की रिटर्न में उसे पे बैक किया है ना, अगस्त की रिटर्न आपने 20 सितंबर को फाइल करी, उसमें उसे पे बैक किया है, तो तब तक का आप इंटरेस्ट का पीरियड निकालोगे। अब ये इंटरेस्ट का पीरियड आपका क्या बनेगा, देखो जुलाई में 17 को छोड़ दो, 17 को छोड़ दो, 18 से काउंटिंग अपनी स्टार्ट करो, तो ये आपके कितने दिन हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 14 डेज हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगस्त के महीने के आपके 31 दिन हो जाएंगे एंड सितंबर 20 को फाइनली आपने पे बैक कर दिया है तो इसके 20 दिन हो जाएंगे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 65 डेज। तो आपको 4 लाख के ऊपर 18% का इंटरेस्ट, ये 75 गलत है बेटा, इसे ठीक कर लेना, 65 डेज का जो होगा वो इंटरेस्ट आपको जो होगा वो पे करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद जो अगला 1 लाख था वो आपने जुलाई वाले पीरियड में यूटिलाइज किया। अब जुलाई की रिटर्न की ड्यू डेट है 20, वो रिटर्न आपने फाइल करी 28 को। तो मुझे बताओ फटाफट से यूटिलाइजेशन की डेट क्या होगी, विच एवर इज अर्लियर। अब की बार क्या आएगी 20, तो इंटरेस्ट कब से चालू हो जाएगा, 21 तारीख से पकड़ के आपका इंटरेस्ट जो होगा वो चालू हो जाएगा। ये वाला 1 लाख, ये वाला 1 लाख जो है वो 20 को यूटिलाइज हुआ, तो अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग फ्रॉम 20 का मतलब 21 तारीख से पकड़ के आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आपने इसे पे बैक अगस्त के रिटर्न में किया है तो वहां तक का इंटरेस्ट चलेगा। अगर यहां बात करेंगे तो अगस्त के अब हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे 11, और सितंबर के हमारे पास दिन हो गए ये 20, तो 31 दिन का इंटरेस्ट जो होगा वो इस 1 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से जो होगा वो आप पे बैक कर देंगे। आई होप द कंप्यूटेशन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसको आप थोरोली रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें टेक्निकलिटीज कुछ भी नहीं है। मैं एक बार के लिए फटाफट से आपको अमेंडमेंट दोहरा देता हूं कि आपको इसे याद कैसे रखना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि अमेंडमेंट से पहले जीएसटी में आईटीसी के इंटरेस्ट को लेकर के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे। 53 था, पर वो आईटीसी जो रॉन्गली क्लेम था 42 में उसके लिए था, जिसका प्रैक्टिकल रूल कोई था ही नहीं। ठीक है जी। तो बेसिकली आईटीसी के इंटरेस्ट के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा लैकुना था। इंटरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा था बट प्रोविजंस नहीं थे, वो एक लॉजिकल सेंस में लगाया जा रहा था कि लेट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, और उसमें बहुत बड़े लिटिगेशन इस एंगल से हो रहे थे कि ऑफिसर कहता था गलत ले लिया हम तो इंटरेस्ट लगाएंगे, और एसएससी कहते थे गलत लेने से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने खैर फाइनली सब कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सेटल डाउन कर दिया एंड स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्ट करते हुए उन्होंने कह दिया आईटीसी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट सिर्फ तभी लगाया जाएगा जब आईटीसी सिर्फ गलत लिया नहीं बल्कि यूटिलाइज भी कर लिया। अब यूटिलाइज किस दिन कर लिया, इतनी सारी सिचुएशन हो सकती थी, तो उसके लिए उन्होंने क्लियर कट प्रोविजन लेट डाउन किए कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा। उन्होंने बोला आपके ई क्रेडिट लेजर में अच्छा खासा बैलेंस चल रहा है तो यूटिलाइजेशन नहीं है, जब उसका बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड से शॉर्ट होगा तो यूटिलाइज माना जाएगा, और जितना शॉर्ट होगा उतने एक्सटेंट तक यूटिलाइज माना जाएगा। और जब यूटिलाइज हो गया तो फिर अब आपके इंटरेस्ट की बात आएगी, यूटिलाइजेशन से लेकर के रीपेमेंट तक की डेट तक के इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। और डेट ऑफ यूटिलाइजेशन वो भी उन्होंने बताई, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऐसे निकालेंगे अगर वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से आपने टैक्स पे किया रिटर्न में, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होगी रिटर्न की ड्यू डेट या एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से जो टैक्स पेमेंट किया था वो रिटर्न बेस नहीं, वो डीआरसी 03 बेस किया था, तो उस केस में डीआरसी 03 के बेसिस पर जिस दिन डेबिट हुआ आपके क्रेडिट लेजर में, उस डेट को जो होगा वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा। और डेट ऑफ यूटिलाइजेशन लेकर के जब तक पे बैक नहीं किया तब तक का इंटरेस्ट जो होगा वो लगाया जाएगा। जब आपका आईटीसी टुकड़ों में यूटिलाइज हुआ तो रिस्पेक्टिव टुकड़े के ऊपर सेपरेट पीरियड निकाल करके जो होगा वो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच ऑफ यू। चलिए जी, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।